नमस्कार। ज्ञान विविधि चैनल में मैं मंजू शर्मा आपका फिर से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हमने जो विश्व की जो प्रमुख कुछ घटनाएं के बारे में हमने चर्चा की थी, विश्व की कुछ प्रमुख घटनाएं, जिसमें हमने जो फ्रांस की क्रांति और जो रूस की क्रांति उसके बारे में कल हमने यहाँ पर चर्चा की थी। आज हम जो प्रथम विश्व युद्ध है जो 1914 से 1918 ईस्वी के बीच में लड़ा गया उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध क्यों हुआ, क्या कारण रहे, उसके क्या परिणाम रहे, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध के बारे में तो 1914 से 1918 के बीच लड़ा गया ये प्रथम विश्व युद्ध हम कह सकते हैं विश्व की एक महत्वपूर्ण घटना रही है, जिसमें सभी यूरोप के लगभग सभी देश यहाँ उसमें शामिल थे, विश्व के सभी और पूरे विश्व पे, यूरोप में नहीं पूरे विश्व पर इसका जो है ये बहुत प्रभाव पड़ा है कि ये विश्व की महत्वपूर्ण घटना रही। तो इसके क्या कारण रहे, तो इसके सबसे पहले तो हम क्या कारण देखते हैं कि क्या कारण रहे कि ये पूरा का पूरा विश्व एक युद्ध की स्थिति में आ गया। तो सबसे पहले हम इसके कारण के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला जो कारण है इसके प्रथम विश्व युद्ध के कारण, दो गुटों का निर्माण, गुप्त संधियां। इसका हम पहला कारण बता सकते हैं दो गुटों का निर्माण और गुप्त संधियों के बारे में। यानी उस समय कहा जाता है प्रथम विश्व युद्ध से पहले जो जर्मनी का जो चांसलर या सम्राट हम कह सकते हैं बिस्मार्क ने बहुत सारी जो कूटनीतिक संधियां करके फ्रांस को अकेला कर दिया। तो फ्रांस ने भी क्या किया, इंग्लैंड और जो मित्र राष्ट्र हैं उनके साथ उन्होंने संधि कर ली और जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है, हंगरी है, उनके विरुद्ध क्या किया, एक त्रिगुट उसने भी क्या किया, एक जो है वो गुट अपना यानी एक जो गुट का निर्माण कर लिया। तो इनके कारण क्या हुआ, ये स्थिति क्या हो गई कि युद्ध की स्थिति धीरे धीरे बनने लगी। सारे के सारे जो विश्व के एक दूसरे के जो देश हैं वो दो गुटों में बंट गया, मित्र राष्ट्र और हम कह सकते हैं ध्रुवीय राष्ट्र में इसका बंटाव हो गया, जिसके कारण इसका जो युद्ध की स्थिति यहाँ पर पैदा हो गई। दूसरा हम कारण बता सकते हैं सशक्तिकरण, सशक्तिकरण व सैन्यवाद। सशक्तिकरण व सैन्यवाद की हम बात करें तो विश्व के जो गुट बन गए थे उनमें क्या हो गया कि एक देश दूसरे देश में अपना सशक्तिकरण अपने अस्त्र शस्त्र बढ़ाने की होड़ में लग गया, उन्होंने अपने सैन्य शक्ति बढ़ाना शुरू कर दिया। इसी उदाहरण के रूप में जैसे सैनिक शक्ति के बल पर जर्मनी ने ऑस्ट्रिया को पराजित कर दिया। तो धीरे धीरे क्या करने लगे, एक दूसरे के जो गुट के आधार पर जो एक देश है वो क्या करने लगे, अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने लगे, जिसका आगे परिणाम किसके रूप में आया, प्रथम विश्व युद्ध के रूप में सामने आया। तीसरा कारण हम कह सकते हैं साम्राज्यवाद का विकास, साम्राज्यवाद का विकास। साम्राज्यवाद के विकास की मैं बात करूं तो साम्राज्यवाद विकास यानी औद्योगिक क्रांति के बाद यूरोपीय देश एक दूसरे के जो शक्तिशाली है उनकी जो महत्वाकांक्षा बढ़ने की जो इच्छा है वो प्रबल होती गई। यानी जैसे उन्होंने कच्चा माल लेना, पक्का माल तैयार करके देना, तो उन राष्ट्रों में क्या हो गई, होड़ सी लग गई औद्योगिक क्रांति के बाद। तो जो उन देशों ने क्या किया था, अपने अपने क्या करे, अपने जो साम्राज्य को विस्तार करने के लिए बहुत सारे उपनिवेश स्थापित कर लिए। उपनिवेश के बारे में हमने जो पिछली कक्षाओं में हमने 7th 8th क्लास में हमने चर्चा की थी, उपनिवेश बना लिए। जैसे भारत का, इंग्लैंड ने भारत को उपनिवेश बनाया था, तो उन राज्यों को उपनिवेश बनाने के धीरे धीरे ये इंग्लैंड है, फ्रांस है, जर्मनी, इन लोगों ने क्या किया था, जो अफ्रीका है, एशिया है, कुछ इनके देशों को ना अपना उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया और अपने साम्राज्यवाद का विस्तार करना शुरू कर दिया, जिसके कारण ये साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा ही क्या बनने लगी, एक दूसरे के विरोधी हो गए देश, और यही कारण है हम प्रथम विश्व युद्ध का एक कारण मान सकते हैं। अगला है समाचार पत्रों का प्रभाव, समाचार पत्रों का प्रभाव। उस समय की बात करें तो उस समय के जो समाचार पत्र में भी क्या आने लगे, जो युद्ध को प्रोत्साहन देने वाले हैं वो समाचार को अधिक प्रोत्साहन देने लगे हैं। ये ज्यादा से ज्यादा जो समाचार आने लगे, युद्ध से
से संबंधित समाचार, एक देश दूसरे देश पर क्या हो गए, ये समाचारों के माध्यम से एक दूसरे देश पर दोषारोपण शुरू हो गया। उसके बाद धीरे धीरे जैसे एक समाचार की पंक्तियां भी लिखी गई है कि रूस तैयार है तो फ्रांस को भी तैयार रहना चाहिए। यानी एक दूसरे पे दोषारोपण, एक दूसरे के विरोध जो ये समाचार पत्रों में जो आने लगे, जिसके कारण विद्यालय को यहाँ बढ़ावा मिला, और ये भी हम एक कारण मान सकते हैं। अगला है उग्र राष्ट्रीयवाद की भावना। उग्र राष्ट्रीयता की भावना, उग्र राष्ट्रीयता की भावना की बात करूं तो प्रत्येक राष्ट्र है वो अपने राष्ट्र के विकास के लिए, अपने गौरव के लिए क्या करने लगे, दूसरे देश को नष्ट करने के लिए भी तैयार होने लगे, तत्पर रहने लगे। यानी मेरा जैसे मैं अपना यानी वर्चस्व कायम रखूं, हर देश अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए क्या करने लग गया, अपने जो भी अपने देश के विकास और गौरव के लिए क्या करने लगे, दूसरे देश को नष्ट करने के लिए भी वो तैयार होने लगे, जिसके कारण ये क्या करने लगे, ये एक दूसरे की प्रतिस्पर्धा में आ गए। जैसे फ्रांस है वो अल्सास और लोरेन जैसे प्रदेश आता था, तो बहुत सारे जो देश हैं, पोल है, वो चेक है, इस तरह के वो अपने राष्ट्रीयता की भावना के आधार पर ऑस्ट्रिया से अलग होना चाहता था। तो इसके कारण बहुत से ऐसे कारण बने, यानी राष्ट्रीयता की भावना, वो कारण भी क्या हो गए, प्रथम विश्व युद्ध का एक कारण बना। अगला जो कारण हम देख सकते हैं, केसर विलियम की महत्वाकांक्षा। केसर विलियम की महत्वाकांक्षा, जो जर्मनी का सम्राट था केसर विलियम, उस समय तत्कालीन समय की बात करें 1914 की, तो केसर विलियम उस समय जर्मनी का सम्राट था, और वो जर्मनी को क्या करना चाहता था, विश्व शक्ति बनाना चाहता था। क्या बनाना चाहता था, यानी विश्व में सबसे ज्यादा शक्ति के रूप में, यानी शक्तिशाली जो राष्ट्र के रूप में उभर कर कौन आए, जर्मनी आए। तो उसकी ये महत्वाकांक्षा के कारण उसने क्या किया, नौसेना विकास को लेकर उसने इंग्लैंड को नाराज कर दिया। धीरे धीरे उन्होंने सैन्यकरण का विकास करने लगे, जिसके कारण जो दूसरे राष्ट्र हैं वो इसके विरोधी हो गए। तो ये भी एक हम मुख्य कारण मान सकते हैं, प्रथम विश्व युद्ध का हम जो है वो कारण मान सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय, अगला जो कारण है अंतरराष्ट्रीय संस्था का अभाव। अंतरराष्ट्रीय संस्था का अभाव, इस समय हम कह सकते हैं कोई भी जो विश्व में कोई भी एक अंतरराष्ट्रीय कोई संस्था नहीं थी, जो ये जो देश जो एक दूसरे के विरोधी हो रहे हैं, जो उनमें जो प्रतिस्पर्धा चल रही है, जो उनको सुलझाने के लिए जो उनके के लिए कोई भी एक जो है मंच है, यानी अंतरराष्ट्रीय कोई भी मंच या संस्था नहीं थी जो इनके विवादों को सुलझा सके। तो ये स्थिति यानी युद्ध की स्थिति ना बने, तो ये भी एक कारण रहा था कि ये अंतरराष्ट्रीय संस्था नहीं थी। ये विश्व युद्ध के बाद एक संस्था बनी थी, जिसका आगे हम करेंगे, राष्ट्रीय संघ बना था पहले विश्व युद्ध के बाद में। अगला जो कारण हम कह सकते हैं अंतरराष्ट्रीय संकट। अंतरराष्ट्रीय संकट, अंतरराष्ट्रीय संकट की मैं बात करूं तो 20वीं सदी की घटनाक्रमों में विश्व के राष्ट्र एक दूसरे के विरोधी हो गए। बहुत सारे ऐसे कुछ घटनाक्रम हुए जिसके कारण क्या होने लगे, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के क्या बनते गए, विरोधी बनते गए। जैसे 1904-05 में रूस है जापान का युद्ध हो गया। तो इस तरह से क्या करने लगे, ये युद्ध आपस में जो शीत युद्ध चलते रहे, गृह युद्ध जो आपस में जो उलझते रहे राष्ट्र, तो धीरे धीरे ये स्थिति हो गई कि जो विश्व है वो एक युद्ध की ओर पूरा का पूरा धकेला गया। यानी पूरे के पूरे युद्ध की स्थिति ऐसी बन गई क्योंकि एक दूसरे के साथ जो राष्ट्र हैं वो विरोधी हो गए और इसमें उलझते चले गए, जिसके कारण ये बना। अगला जो है जो मुख्य कारण हम कह सकते हैं तात्कालिक कारण। अचानक ऐसा क्या हुआ, जैसे हमने देखा कि बहुत सारे कारण रहते हैं, जो मुख्य कारण होता है जिसके कारण ये शुरू ही हो गया प्रथम विश्व युद्ध। ये इतने कारण हमने जो बड़े, जैसे दो गुटों का निर्माण है, कुछ संधियां वो चल रही थी, जिससे धीरे धीरे स्थिति बनने लगी कि विश्व युद्ध हो सकता है। उसके बाद सब राष्ट्र अपने सैन्य शस्त्रीकरण को बढ़ावा देने लगे, अपनी सैनिक शक्ति बढ़ाने लगे, अपने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए उन्होंने साम्राज्यवाद का विकास कर लिया। समाचार पत्रों में भी
ध्यान देना, ये दो जो हम कह सकते हैं छोटे छोटे ये जो राज्य थे यूरोप के देश, हम उनके बारे में चर्चा करें। तत्कालीन कारण, क्या कारण था, तो इसके बारे में देखें तो तात्कालिक कारण। देखो बोस्निया और हर्ज़ेगोविना, ये जो छोटे जो हम कह सकते हैं जो राष्ट्र थे, उनमें क्या हो गया था, जो इनको लेकर सर्बिया में एक देश था सर्बिया, इनको लेकर एक जो है वो ऑस्ट्रिया विरोधी भावना इसमें यहाँ पर थी। ऐसे में जब ऑस्ट्रिया का राजकुमार, यहाँ ध्यान देना ऑस्ट्रेलिया नहीं है, क्या है, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया अलग है और ऑस्ट्रेलिया देश अलग है। तो वहां पर इस सर्बिया में जो है बोस्निया और हर्ज़ेगोविना को लेकर ऑस्ट्रिया विरोधी भावना थी, यानी ऑस्ट्रिया जो एक देश था उसके विरोध में कुछ भावना चल रही थी। और ऐसी स्थिति में जब यहाँ पर ऑस्ट्रिया का राजकुमार, एक देश है ऑस्ट्रिया, यहाँ ऑस्ट्रिया का जो राजकुमार है वो यहाँ पर अपनी पत्नी सहित यहाँ पर आया था घूमने के लिए, कहाँ पर, बोस्निया में। वहां पर उसके जो सर्बिया के जो दो युवक थे उन्होंने क्या कर दिया था, 28 जून 1914, ध्यान रखना 28 जून 1914 को जो ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार हैं और उसकी पत्नी की क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई, कहाँ पर, बोस्निया में। क्योंकि इनको लेकर सर्बिया में जो ऑस्ट्रिया विरोधी भावना थी, तो उसी समय जब ऑस्ट्रिया का राजकुमार यहाँ बोस्निया की राजधानी में आया तो कुछ सर्ब युवकों ने क्या किया, उनको दोनों की 28 जून 1914 में हत्या कर दी। इस हत्या को बात को लेकर 28 जुलाई है, इसी बात को लेकर जब उसकी राजकुमार की हत्या कर दी गई तो 28 जुलाई को, एक महीने बाद हम कह सकते हैं 28 जुलाई 1914, 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रेलिया ने क्या कर दिया, इस सर्बिया पर आक्रमण कर दिया। यानी इसके जब राजकुमार की हत्या कर दी गई तब उसके बदले में 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने क्या कर दिया, उस सर्बिया देश पर आक्रमण कर दिया। तो रूस ने क्या किया, इस सर्बिया के समर्थन में क्या कर दिया, युद्ध प्रारंभ कर दिया। इसका साथ किसने दिया था, रूस ने, किसका, सर्बिया का। तो ऑस्ट्रिया का साथ किसने दे दिया, ऑस्ट्रिया के जो समर्थन में जर्मनी आ गई, यानी दो गुट बन गए ना, एक सर्बिया, ऑस्ट्रिया ने जब सर्बिया पर आक्रमण कर दिया इसी समय ये युद्ध प्रारंभ हो गया, क्योंकि रूस ने सर्बिया को समर्थन दिया और इधर ऑस्ट्रिया को भी, यदि रूस ने यहाँ इसको समर्थन दिया तो ऑस्ट्रिया को समर्थन जर्मनी ने दे दिया। इस तरह ये दो गुट बन गए और यहाँ पर ये हम कह सकते हैं 28 जुलाई 1914 से इसी के साथ ये प्रथम विश्व युद्ध ये वो शुरू हो गया था। तो ये जो मुख्य कारण बना, इसको ध्यान देना, 28 जुलाई 1914 के 1914 से मुख्य ये तात्कालिक जो घटनाक्रम बने जिसके कारण क्या हुआ, ये युद्ध शुरू ही हो गया। यानी इस युद्ध का हम शुरू देखें कि कैसा रहा, क्या कारण थे, क्या क्या किस तरह से ये युद्ध हुआ। तो युद्ध का हम जो युद्ध की प्रकृति है वो हम देखते हैं। अब हमने देखा जब सर्बिया का समर्थन दे दिया रूस ने और ऑस्ट्रिया को साथ दे दिया जर्मनी में, तो इस तरह युद्ध में दो गुट बन गए। एक तो गुट बन गया मित्र राष्ट्रों का, एक तो बन गया मित्र राष्ट्र, एक बन गए ध्रुवी राष्ट्र, और इन दोनों के बीच में ये युद्ध लड़ा गया। तो मित्र राष्ट्र की मैं बात करूं तो इंग्लैंड है, रूस है, जापान है, ऐसे बहुत सारे जो है वो, जैसे सर्बिया है, पुर्तगाल है, यानी मित्र राष्ट्र में बहुत सारे राष्ट्र, बहुत सारे जो राष्ट्र थे ये एक तरफ थे। और दूसरी तरफ ध्रुवी राष्ट्र की मैं बात करूं तो ध्रुवी राष्ट्र में इस समय थे वो आपके थे जर्मनी इधर ही था, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तो ये कुछ राष्ट्र यहाँ ध्रुवी राष्ट्र में शामिल थे और ये थे मित्र राष्ट्र। दोनों के बीच में जो ये युद्ध लड़ा गया, प्रारंभ में बताया जाता है कि प्रारंभ में तो ये ध्रुवी राष्ट्र क्या रहे,
गया, यानी प्रथम विश्व युद्ध से जब रूस हट गया उसके बाद धीरे धीरे इनकी स्थिति और कमजोर होने लग गई और इसी बीच जो स्थिति ऐसी मजबूत हो गई कि मित्र राष्ट्रों की विजय हुई और कहा जाता है 11 नवंबर 1918 को मित्र राष्ट्रों की विजय हुई और विजय के साथ ही ये युद्ध समाप्त हो गया। 1918 में ये इन्होंने जीत लिया था, दूसरी राष्ट्र पराजित होने लगे तो 11 नवंबर 1918 ईस्वी को ये युद्ध यहाँ पर जीत गए। और युद्ध के बाद में कौन सा सम्मेलन हुआ? पेरिस शांति सम्मेलन हुआ। ये बात ध्यान रखना, पेरिस शांति सम्मेलन ये युद्ध के बाद में हुआ, पेरिस शांति सम्मेलन। इस सम्मेलन में जब विभिन्न देशों के साथ अलग अलग संधियां की गई, जो पराजित राष्ट्र जैसे जर्मनी है, जैसे ऑस्ट्रिया, तो इन देशों के साथ क्या हुआ, अलग अलग जो संधियां की गई थी, सबके साथ अलग अलग संधियां की गई। सबसे ज्यादा जो संधि है वो जर्मनी का ध्यान रखना और यही कारण हम आगे हमारे सामने आएगा। जर्मनी के साथ वर्साई की संधि की गई। कौन सी संधि? वर्साई की संधि। ये कई बार प्रश्न आता है, जर्मनी के साथ कौन सी संधि की गई थी? प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साई की संधि की गई थी। तो यही वर्साई की संधि आगे चलकर दूसरा जो विश्व युद्ध का कारण बनी थी, सबसे प्रमुख कारण बनी थी ये वर्साई की संधि। तो जैसे उसके बाद युद्ध समाप्त हो गया तो पेरिस शांति सम्मेलन हुआ और विभिन्न देशों के साथ जो समझौते, जो शांति समझौते किए गए, उसके बाद धीरे धीरे जैसे जर्मनी के साथ वर्साई की संधि की गई। तो ये युद्ध की जो प्रकृति रही। अब हम देखते हैं युद्ध के क्या परिणाम रहे। कोई भी युद्ध हम देखते हैं, किसी भी प्रकार का युद्ध हो उसमें जन धन की हानि, संपत्ति की तो हानि होती है। तो प्रथम विश्व युद्ध हम कह सकते हैं यूरोप में ऐसे बहुत सारे देशों के बीच में जो लड़ा गया युद्ध है, इसके परिणाम भी बहुत ही घातक जो रहे हैं, तो घातक हमारे लिए सिद्ध हुए। युद्ध के परिणाम में अपार जनधन की हानि हुई है। बताया जाता है कि इसमें जो है वो 6 करोड़ सैनिकों ने भाग लिया। कितने करोड़ जो सैनिक थे? हम कह सकते हैं 6 करोड़। 6 करोड़ सैनिक थे इस युद्ध में। इस युद्ध के 6 करोड़ सैनिक थे इसमें से बताया जाता है 1 करोड़ 20 लाख तो सैनिक मारे भी गए, 2 करोड़ 30 लाख सैनिक वो घायल हो गए और बहुत सारी एक जो खरब है 86 अरब जो डॉलर उसकी संपत्ति की हानि भी हुई। यानी बहुत सारा नुकसान यहाँ पर उसे इसका परिणाम के रूप में हमारे यहाँ सामने आ गया। जर्मनी है, रूस है, ऑस्ट्रिया में जो निरंकुश जनतंत्र है उसकी समाप्ति हो गई। जैसे जर्मनी में केसर विलियम जो निरंकुश शासक था, रूस में हमने देखा था रूस का जो जार शासक थे निकोलस द्वितीय, तो उसका जो निरंकुश जनतंत्र है उनकी वहां पर क्या हो गई, जो निरंकुश जनतंत्र उनकी समाप्ति हो गई। जो निरंकुश शासन था, निरंकुश शासन की समाप्ति हो गई, यानी ये यहाँ पर समाप्त हो गया। कौन सा? निरंकुश शासन। युद्ध के बाद शांति जो समझौतों के माध्यम से है वो अनेक परिवर्तन हो गए। चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, पोलैंड है आदि जो अनेक राज्यों का उदय हुआ है। अनेक ये यहाँ पर ऑस्ट्रिया से स्वतंत्र यहाँ पर हो गए। विभिन्न विचारधाराओं पर आधारित जो है वो सरकारों का निर्माण। तो हमने यहाँ परिणाम के रूप में देखा 6 करोड़ जो सैनिक हैं उसमें उन्होंने युद्ध में भाग लिया। उसमें से 1 करोड़ जो सैनिक हैं, बताया जाता है 1 करोड़ 20 लाख सैनिक हैं वो यहाँ पर युद्ध में मारे गए। 2 करोड़ हैं वो सैनिक, 2 करोड़ 30 लाख जो सैनिक वो घायल हो गए। जो है 1 खरब 86 अरब डॉलर की जो संपत्ति उनका नुकसान हुआ। तो यानी बहुत सारे जो नुकसान झेलने पड़े। और जो बहुत सारे जो जर्मनी है, रूस है, ऑस्ट्रिया है, उनमें जो निरंकुश शासन था उसकी यहाँ पर समाप्ति हो गई। जैसे जर्मनी में केसर विलियम था, हम कह सकते हैं रूस में जो जार शासक थे, जो निरंकुश शासक थे, उनकी यहाँ पर समाप्ति हो गई। यानी जो दोनों जो शासक थे उनकी यहाँ पर समाप्त हो गई। युद्ध के बाद बहुत सारे जो शांति समझौते यहाँ पर किए गए। तो शांति समझौतों में जो है बहुत सारे जो अनेक राज्यों का उदय हुआ, जैसे चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया और जो पोलैंड है वो अनेक राज्य, ऑस्ट्रिया है वो जो अनेक जो देश उनसे यहाँ पर ये स्वतंत्र हो गए। युद्ध के बाद में जो शांति जो समझौते है उसके बाद विभिन्न विचारधाराओं पर जो है विश्व में अनेक सरकार जो बनी। जैसे रूस में साम्यवादी सरकार बनी, जर्मनी में वो है वो
हुई थी। अमेरिका ने युद्ध काल में बड़ी मात्रा में जो है जो मित्र राष्ट्र को ऋण दिया था, यानी सहायता यहाँ पर उन्होंने पहुंचाई थी। तो पेरिस शांति सम्मेलन में जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे विल्सन, उनकी जो महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, यानी पेरिस शांति के बाद जो राष्ट्र संघ की स्थापना में भी जो अमेरिकी राष्ट्रपति है विल्सन है, इसकी है वो महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उसके बाद हम कह सकते हैं इसके बाद अमेरिका में ये जो प्रभाव है, अमेरिका एक जो विश्व शक्ति के रूप में उभर कर सामने आ गया। हम इसका सबसे जो परिणाम हम कह सकते हैं द्वितीय विश्व युद्ध का जो बीजारोपण है वो ही क्या हो गया, इस युद्ध के समय जो परिणाम हमें सामने देखने मिल गया। दूसरा विश्व युद्ध का जो बीजारोपण हम कह सकते हैं इसी में था, क्योंकि जर्मनी के जो संधि वर्साई की संधि की गई थी, अपमानजनक संधि, इसी के संधि के कारण जर्मनी और इटली ने क्या किया, विश्व को दूसरे विश्व युद्ध की ओर यहाँ पर धकेल दिया। तो यही वर्साई की संधि आगे चलकर क्या बनी, दूसरा विश्व युद्ध का कारण बनी। तो हम इस प्रकार देख सकते हैं युद्ध के परिणाम, बहुत सारे जो परिणाम देखने को मिले, बहुत सारा। तो इसके कारण इस प्रथम विश्व युद्ध के बाद एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था की जो महसूस किया गया कि एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय मंच तैयार किया जाए जिससे जो एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के जो विवाद है उनको निपटारा किया जा सके, जिससे विश्व है वो वापस युद्ध की स्थिति में नहीं आए। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद हम देखते हैं एक अंतर्राष्ट्रीय जो संस्था है उसकी स्थापना की गई। उस अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना, उसका नाम कह सकते हैं राष्ट्र संघ। किसकी स्थापना की गई, राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। ये कब की गई थी, जब पेरिस शांति सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था, 1919 में पेरिस शांति सम्मेलन। पेरिस शांति सम्मेलन 1919 में, इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण जो भूमिका रही थी वो थी अमेरिकी राष्ट्रपति विल्सन की। ये ध्यान रखना, जो प्रथम विश्व युद्ध में सबसे ज्यादा और राष्ट्र संघ के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण उन्हीं के द्वारा जो अमेरिकी राष्ट्रपति विल्सन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। वर्साई की संधि की जो प्रथम जो 26 धाराएं हैं और वो ही क्या है, राष्ट्र संघ की वो वैधानिक स्वरूप यानी इसकी व्याख्या कह सकते हैं। वर्साई की जो संधि की जो 26 धाराएं हैं, वर्साई की संधि की 26 धाराएं बताई गई थी। इन धाराओं को हम कह सकते हैं ये राष्ट्र संघ की ये व्याख्या कर सकते हैं। वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर करने वाले 32 देश थे, ये इसके संस्थापक सदस्य बन गए और बाद में इसकी सदस्य संख्या कितनी हो गई, 55 हो गई। पहले इसके 32 सदस्य संस्थापक सदस्य बने, उसके बाद इसकी धीरे धीरे हो गई 55 सदस्य इसकी संख्या बनी। तो राष्ट्र संघ के उद्देश्य की बात करें तो राष्ट्र संघ का भी निर्माण क्यों किया गया है, राष्ट्र संघ की स्थापना क्यों की गई, तो इसके पीछे बहुत सारे उद्देश्य रहे, जैसे आपसी विवाद सुलझाना और सुरक्षा की व्यवस्था करना। जो राष्ट्र एक दूसरे के जो विरोधी बन रहे हैं, एक दूसरे के साथ जो युद्ध हो रहा है, उस युद्ध को रोकने के लिए क्या किया गया, उनके जो शांति स्थापित करने के लिए राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। सभी राष्ट्रों के मध्य भौतिक व मानसिक सहयोग उसको प्रोत्साहन देना, यानी एक दूसरे को राष्ट्र को सहयोगी बनाना, ना कि एक दूसरे को विरोधी बनाना। पेरिस शांति समझौते के द्वारा जो कर्तव्य बताए गए थे उन कर्तव्यों को पूरा करना। राष्ट्र संघ के अंग की बात करें तो राष्ट्र संघ है, इसके 3 प्रमुख हम अंग कह सकते हैं। 3 अंग थे राष्ट्र संघ के, 3 अंग थे। पहला अंग कह सकते हैं असेंबली, ध्यान रखना, दूसरा है काउंसिल और तीसरा है सचिवालय। ये 3 अंग इसके मुख्य रहे थे। उसके बाद 2 स्वायत्त अंग भी कह सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसके 2 स्वायत्त अंग भी थे। 3 मुख्य प्रमुख अंग थे, असेंबली, काउंसिल और सचिवालय। ये ध्यान रखना। राष्ट्र संघ की स्थापना का उद्देश्य तो विश्व के समुदाय के लिए अच्छे के लिए था, यानी इसका राष्ट्र संघ को बनाने के लिए, स्थापना करने के उद्देश्य तो पूरे राष्ट्र के लिए अच्छा माना गया था। लेकिन ये महाशक्तियों के असहयोग और मनमानी गतियों के कारण ये मात्र एक औपचारिक जो संगठन ही रह
बनकर रह गया। यानी जो उसके बाद जो मित्र राष्ट्र जो थे वो महाशक्तियों के रूप में जैसे उभर कर आया गए सामने अमेरिका है, तो इन्हें जो उन्होंने क्या किया, अपनी महाशक्तियों ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया, यानी अपने जो इनके जो कर्तव्य थे, जो नियम थे, उन्होंने अपने ऊपर लागू नहीं किए, दूसरे राष्ट्रों पे, जो पराजित राष्ट्र उन पे लागू किए, जिसके कारण ये सिर्फ ये मनमानी स्थिति में यानी अपनी मनमानी गतिविधि करने लगे, जिसके कारण ये राष्ट्रसंघ अपने उद्देश्य में सफल नहीं हुआ। और यही कारण था कि हम कह सकते हैं ये इस मामले में ये राष्ट्रसंघ वो असफल रहा। राष्ट्रसंघ की असफलता का कारण ये दूसरे विश्व युद्ध की ओर धकेल दिया गया। तो उसके बाद हम देखते हैं दूसरा विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ये राष्ट्रसंघ की स्थापना भी, एक अंतरराष्ट्रीय संस्था की स्थापना भी की गई, लेकिन उसके बाद भी परिस्थितियां ऐसी बनी है विश्व में, ऐसी घटनाएं हुई कि वापस पूरा विश्व क्या हो गया, दूसरे विश्व युद्ध की ओर उन्मुख हो गया, यानी दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। तो अब हम देखते हैं द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें तो 1939 से 1945 तक ये द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। अब प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद द्वितीय विश्व के पहले जब प्रथम विश्व युद्ध में हमने देखा जर्मनी के साथ जो वर्साई की संधि की गई थी, उसके बारे में ये कहा गया कि ये शांति संधि नहीं है, बल्कि 20 वर्षों का क्या है, विराम संधि है। यानी एक संधि नहीं थी, कहा जाता है एक रुकाव विराम कह सकते हैं, यानी इसकी स्थितियां ऐसी, इसकी परिस्थितियां ऐसी बनी कि पूरा का पूरा विश्व दूसरी युद्ध की ओर आ गया। और ये घोषणा सत्य भी हुई, और 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण करने के साथ ही ये दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। दूसरा विश्व युद्ध शुरू कब हुआ? 1 सितंबर 1939 को। हम घटनाक्रम देखेंगे आगे क्या स्थिति बनी जिसके कारण ये युद्ध शुरू हो गया 1 सितंबर 1939। तो इसके बहुत सारे हम कारण देखते हैं। पहले क्या कारण बने कि वापस प्रथम विश्व युद्ध के बाद ऐसी स्थिति, ऐसे घटनाक्रम बने विश्व में कि ये वापस है ना दूसरा विश्व युद्ध की ओर धकेला गया। तो सबसे पहले जो प्रमुख कारण है वो वर्साई की अपमानजनक संधि। वर्साई की सबसे जो महत्वपूर्ण जो मुख्य कारण बना, और यही कारण विश्व को दूसरे विश्व युद्ध की ओर धकेला गया, अपमानजनक संधि। हम ये कह सकते हैं वर्साई की संधि। वर्साई की संधि जब 1919 में पेरिस शांति सम्मेलन में की गई थी, तो ये जो मित्र राष्ट्र ने ये दूरदर्शिता के बजाय प्रतिशोध की भावना से जर्मनी के साथ ये वर्साई की संधि की थी, जिसके कारण जो जर्मनी के जो प्रतिनिधि थे या जर्मनी के लोग थे, उनमें ये असंतोष की भावना थी। और जर्मनी में आक्रमण का भय दिखाकर भी क्या कर लेते, उन पर जो वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर करवा लिए गए थे उस समय कि आक्रमण कर दिया जाएगा। तो इसके कारण उसके बाद जर्मनी में जब नई सरकार बनी, जर्मनी की सरकार बनने के बाद वहाँ का जो चांसलर जब बना, जिसके हाथ में जो सत्ता आ गई थी वो था हिटलर। और हिटलर ने क्या किया गया था, इसने इसका उल्लंघन, जो शर्तें लगाई थी वर्साई की संधि में, उन शर्तों का उल्लंघन करना शुरू कर दिया। यानी सबसे ज्यादा जो भूमिका हिटलर की संधि का उल्लंघन करने में हिटलर की, और हिटलर ने जब इस संधि का उल्लंघन करने लगे और सबसे पहले इसने राइन प्रदेश सैन्यीकरण शुरू कर दिया। राइन प्रदेश पर वर्साई की संधि की कुछ प्रमुख शर्तों की बात करते, जैसे अपने सैन्यीकरण को बढ़ावा नहीं देना, कोई भी अस्त्र शस्त्र निर्माण नहीं करना, किसी पर आक्रमण नहीं करना। तो बहुत सारी जो अपमानजनक संधि यानी एक तरह से उसको बंदी के रूप में घेर कर रखा गया। तो इनके शर्तों के जो अपमानजनक शर्तें, उनका हिटलर ने क्या किया, उल्लंघन शुरू कर दिया और सबसे पहले राइन प्रदेश पर अधिकार कर लिया, और 1938 में उन्होंने क्या कर दिया, ऑस्ट्रिया पर अधिकार कर लिया। तो ये कारण बने जिसके कारण ये यहाँ पर ये दूसरा विश्व युद्ध की ओर विश्व धकेला गया। दूसरा जो हम कारण कर सकते हैं, अधिनायकवाद का विकास। अधिनायकवाद का विकास। अब हमने देखा था प्रथम विश्व युद्ध के बाद में बहुत सारे जो विश्व में अनेक जो देशों में अनेक सरकारें बनी, अलग अलग देशों में, रूस में है साम्यवादी सरकार में, जर्मनी में है फासीवाद है, इटली में नाजीवाद है। तो ये बहुत सारी जो सरकारें बनी, जिसके कारण ये अधिनायक यानी वो तानाशाह सरकार के रूप में यहाँ पर आई। इसमें जर्मनी, इटली और जापान
तीनों देशों ने क्या किया, एक त्रिकूट, रोम, बर्लिन और टोक्यो, यानी एक जो त्रिकूट है वो अपना संघ तैयार कर लिया। ये जर्मनी रही, इटली और उसके बाद आपका जो है जापान, उन्होंने रोम, बर्लिन और टोक्यो अपना त्रिकूट यहाँ पर कर लिया। तो यहाँ पर ये स्थापित करने के बाद में इनके विरुद्ध में मित्र राष्ट्रों ने भी क्या कर लिया, अपना एक यहाँ पर गुट तैयार कर लिया और इन्हीं गुटों के कारण आपस में जो विरोध रहा है, जिसके कारण ये विश्व युद्ध की ओर धकेला गया। तीसरा हम कर सकते हैं राष्ट्र संघ की निर्बलता। राष्ट्र संघ की निर्बलता, राष्ट्र संघ की निर्बलता की बात करूं, जिस उद्देश्य के लिए इस राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी वो राष्ट्र संघ यहाँ पर अपने उद्देश्य में जो सफल नहीं हो सका। इसका कारण भी यही था कि जो महाशक्तियां हैं उन्होंने अपनी जो मनमानी की, यहाँ पर जो उनका सहयोग नहीं मिला, अपने हिसाब से उन्होंने चलाया और जो संधियां की जो शर्तें थी वो सिर्फ जैसे निशस्त्रीकरण है तो इन पे अपने ऊपर लागू नहीं करके जो पराजित राष्ट्र हैं उन पे लागू कर दिया, जिसके कारण ये निर्बलता, यानी ये कोई भी जैसे यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ यहाँ पर कोई तानाशाह शासक जो बन रहे थे उनके विरुद्ध और जो महाशक्तियां थी उभर के सामने, उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर सका। तो एक राष्ट्र संघ की निर्बलता भी कारण बनी। यहाँ पर यदि वो अपने उद्देश्य में सफल होता तो विश्व दूसरे विश्व की ओर नहीं जाता, लेकिन यहाँ पर इसकी निर्बलता भी क्या हो गई, एक सामने आ गई। तीसरा है ब्रिटेन की, जो था ब्रिटेन की तुष्टीकरण की नीति, ब्रिटेन की तुष्टीकरण की नीति। ब्रिटेन की तुष्टीकरण की नीति बात करूं तो जो साम्यवादी जो सरकार है उसके बढ़ते साम्राज्य को लेकर, या जो जर्मनी है उसने अपने या फिर अपने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए उसने जैसे जर्मनी है उनके जो प्रति वो सहानुभूति दिखाई, यानी उनके विरुद्ध उन्होंने क्या किया, कोई भी रवैया जो अपनी कार्यवाही यहाँ पर उन्होंने नहीं की, ये सिर्फ यहाँ पर तुष्टीकरण की यहाँ पर ब्रिटेन ने जो भूमिका निभाई, क्योंकि जब जर्मनी ने ऑस्ट्रेलिया का अपहरण कर लिया, चेकोस्लोवाकिया का अंग कर दिया, उसके उस समय भी इंग्लैंड ने क्या हुआ, कुछ भी नहीं किया, यानी ब्रिटेन की जो तुष्टीकरण की नीति सामने आई वो सिर्फ अपने साम्राज्यवाद को बढ़ावा देने, यानी अपने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए वो आगे बढ़ना चाहता था। तो ये कारण भी यहाँ पर बना, जिसके कारण जो जर्मनी वो आगे बढ़ता गया, यानी जो इसकी जो हम कह सकते हैं वो विश्व की ओर वो धकेलता गया। उग्र राष्ट्रवाद का प्रभाव अगला है उग्र, हमने जैसे प्रथम जो विश्व युद्ध में भी देखा था यही कारण बना था उग्र राष्ट्रवाद का प्रभाव। तो इसमें भी यही कारण था, सब राष्ट्र क्या हुए, एक दूसरे के से जो पराजित करने के लिए होड़ सीन में लग गई, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र क्या करने लगे, अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए वो क्या करने लगे, आगे बढ़ने लगे। सबसे ज्यादा जर्मनी और जापान में ये भावना प्रबल रही थी। उसके बाद हम कह सकते हैं अगला जो है पॉइंट आपका, तो मित्र राष्ट्र में समन्वय का अभाव, मित्र राष्ट्र में समन्वय का अभाव, समन्वय का अभाव, यानी मित्र राष्ट्र एक दूसरे के परस्पर सहयोगी तो थे, लेकिन इन दोनों जो मित्र राष्ट्र में इनमें जो परस्पर को समन्वय की भावना नहीं थी, यानी जैसे जर्मनी ने कुछ यहाँ पर अपनी जब सैन्य शक्ति यहाँ पर उन्होंने बढ़ानी शुरू की, तो उन्होंने यहाँ पर कुछ भी यहाँ कार्रवाई नहीं की, यानी उनके विरुद्ध कुछ भी नहीं किया, तो धीरे धीरे क्या करें इनका जो है वो बढ़ता गया, साहस बढ़ता गया। जर्मनी है, जापान है, इटली, वो क्या करने लगे, अपने सैन्यकरण को बढ़ावा देने लग गए। निशस्त्रीकरण, अगला जो पॉइंट है निशस्त्रीकरण नीति सफल नहीं हुई, निशस्त्रीकरण की नीति है वो सफल नहीं हुई, नीति का सफल नहीं होना। अब जो निशस्त्रीकरण यानी वर्साई की संधि में या पेरिस शांति सम्मेलन में जो सब पे लागू किया गया कि कोई भी राष्ट्र अपना शस्त्रीकरण यानी जो है वो बढ़ावा नहीं देगा, सैनिक शक्ति बल नहीं बढ़ाएगा, लेकिन मित्र राष्ट्रों ने क्या किया, ये नियम सिर्फ पराजित राष्ट्रों पर ही लागू किया, यानी अपने ऊपर ये लागू नहीं किया, जिसके कारण पराजित राष्ट्र ने भी क्या करने लगे, फिर धीरे धीरे वो इनका उल्लंघन करने लगे और वही कारण बन गया जिसके कारण ये विश्व धीरे धीरे क्या, ये जो पराजित राष्ट्र है वो भी एक शक्तिशाली रूप अपनी सैनिक शक्ति बढ़ाने लगे, अपने अस्त्र शस्त्र के होड़ में लगे, उनमें भी प्रतिस्पर्धा रह गई, जिसके कारण ये विश्व ये अगला स्थिति में आ गया। अगला हम कह सकते हैं आर्थिक मंदी,
का उदय हुआ, यानी तानाशाह सरकारें बनने लग गई और जिसने इन सरकारों ने क्या किया, पूरे के पूरे विश्व को दूसरे विश्व युद्ध की ओर धकेल दिया और यही कारण बना जिसके कारण यहाँ पर ये युद्ध हुआ। अब हम देखते हैं तात्कालिक कारण। ऐसा अचानक जैसे हमने प्रथम विश्व युद्ध में भी देखा, जब ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या कर दी तो तुरंत बाद यहाँ पर ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर आक्रमण कर दिया और ये पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी जर्मनी ने भी क्या किया था, चेकोस्लोवाकिया पर आक्रमण करने के बाद 1 सितंबर 1939 में क्या कर दिया गया था, उसने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। पोलैंड पर आक्रमण करने के साथ ही क्या हो गया, यहाँ पर ये विश्व युद्ध शुरू हो गया, क्योंकि पोलैंड पर आक्रमण करने के साथ ये ब्रिटेन और फ्रांस ने क्या किया, इस पोलैंड का साथ देते हुए जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और उसी के साथ ये विश्व युद्ध शुरू हो गया। अब युद्ध का हम स्वरूप देखें, कैसा स्वरूप था युद्ध का, की प्रकृति या स्वरूप क्या हम देखें तो वही स्थिति थी जैसे हमने प्रथम विश्व युद्ध में देखा, दो गुटों में बंटा हुआ था, एक जो मित्र राष्ट्र है, एक दूसरा आपका ध्रुवीय राष्ट्र है। तो प्रारंभ में तो ध्रुवीय राष्ट्र जैसे प्रथम विश्व युद्ध में भी यही हुआ, प्रारंभ में तो जो ध्रुवीय राष्ट्र थे उनको काफी जो है वो सफलता मिली। तो उसी प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध में भी जो है उसमें जो ध्रुवीय राष्ट्र उनको सफलता मिली। लेकिन जब जापान ने, ध्यान देना इस बात पे, जब जापान ने 1941 में जब अमेरिका की नौसेना जो स्थान है, अमेरिका का नौसेना स्थान पर पर्ल हार्बर कह सकते हैं इसको, वहां पर इस जगह पर उन्होंने क्या कर दिया, जापान ने यहाँ पर जो उनका नौसेना का केंद्र था पर्ल हार्बर, यहाँ पर उसने किसने आक्रमण कर दिया, जापान ने आक्रमण कर दिया और इसी से चिढ़कर अमेरिका भी किसमें शामिल हो गया, द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गया। यानी पहले 2 साल तक अमेरिका नहीं था, उसके बाद जब जापान ने इस पर आक्रमण कर दिया उसकी नौसेना केंद्र पर, तब चिढ़कर अमेरिका भी तीसरे विश्व युद्ध में शामिल हो गया और उसी के साथ ही इनकी जो शक्ति है, मित्र राष्ट्र की शक्ति यहाँ पर बढ़ने लगे और धीरे धीरे यहाँ पर मित्र राष्ट्र को सफलता मिलने के कारण क्या हो गए, धीरे धीरे यहाँ पर ये उन्होंने समर्पण करना शुरू कर दिया। जैसे 1945 में जर्मनी ने समर्पण कर दिया। उसके बाद जो मुख्य जब जापान के साथ जब अमेरिका का युद्ध चल रहा था तो जापान ने क्या किया था, यहाँ पर 6 अगस्त को, एक तो 6 अगस्त और एक 9 अगस्त 1945, 1945 को ये हिरोशिमा नामक शहर था इसका, जापान का, और नागासाकी, ये 2 शहरों पर क्या हो गए, परमाणु बम गिरा दिए। जापान के 2 शहर थे 2, वहां पर किसने बम गिराए थे, जापान के शहर थे, अमेरिका ने, क्योंकि अमेरिका ने, जापान ने सबसे पहले इस पर जो आक्रमण किया था उसी का हम कह सकते हैं जर्मनी के द्वारा आत्मसमर्पण हो गया, इटली का आत्मसमर्पण हो गया। उसके बाद उन्होंने 6 अगस्त 1945 को सबसे पहले तो हिरोशिमा नामक शहर पर परमाणु बम गिराया, उसके बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर बम गिराया, जिसके कारण माना जाता है इनका नतीजा आज भी जापान को भुगतना पड़ रहा है। ये पूरा का पूरे 2 शहर यहाँ पर तबाह हो गए, पूरे के पूरे शहर यहाँ पर नष्ट हो गए। तो अंत में भयभीत होकर जापान ने क्या किया, 14 अगस्त को आत्मसमर्पण कर दिया और इसी के साथ में युद्ध की 1945 में दूसरा विश्व युद्ध को समाप्त हो गया। अब दूसरा विश्व युद्ध के क्या परिणाम रहे वो हम देखते हैं। दूसरा विश्व युद्ध के परिणाम के रूप में हम देखें तो दूसरा विश्व युद्ध के परिणाम है वो हम देखते हैं। विश्व युद्ध के परिणाम जैसा हमने पहले विश्व युद्ध में देखा कि पहले विश्व में जैसे अपार धन की हानि हुई, बहुत सारे जैसे 6 करोड़ सैनिकों ने यहाँ पर भाग लिया, तो इसमें भी कहा जाता है इसमें और ज्यादा हानि, इसमें 5 करोड़ जो सैनिक यहाँ पर थे वहां पर ये मारे गए, 5 करोड़ सैनिक यहाँ पर मारे गए, अपार जो धन संपत्ति वहां पर हुई और सबसे ज्यादा जो हम देखने को मिलता है परमाणु बम, यानी पहले विश्व युद्ध में नहीं था, दूसरे विश्व युद्ध में परमाणु बम की शुरुआत हुई थी, जो जिसका परिणाम एक घातक के रूप में हमारे यहाँ सामने आया। यहाँ परमाणु बम का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका के द्वारा। दूसरे विश्व युद्ध के बाद 2 विचारधाराओं पर भी ये बंट गया, एक अमेरिका है वो पूंजीवादी देश के रूप में हो गया और दूसरा है वो रूस का था, यानी 2 गुट बन गए। जो 2 गुट बने थे किसके बाद, दूसरे विश्व युद्ध के बाद, एक तो पूंजीवादी, एक दूसरा है साम्यवादी। पूंजीवादी जो अमेरिका के समर्थन वाले थे, साम्यवादी जो रूस का समर्थन कर रहे थे, वो 2 विचारधाराओं में ये पूरा का पूरा विश्व वो
बंट गया। मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी को कमजोर करने की दृष्टि से इसको दो भागों में भी बांट दिया, यानी जर्मनी के दो टुकड़े कर दिए। बर्लिन की जो दीवार बीच में, बर्लिन के बीच में दीवार निकाल के इसके दो टुकड़े कर दिए और वो वापस 3 अक्टूबर 1990 को बोला जाता है वापस इस दीवार को गिराया गया, यानी पूरी वापस जर्मनी को एक कर दिया गया 1990 में। युद्ध के विचार के धारों के बाद विश्व के कई देश वो स्वतंत्र हो गए। जितने विश्व युद्ध समाप्त हुआ उसके बाद कहा जाता है विश्व के बहुत सारे देश हैं वो स्वतंत्र हो गए। इसमें हमारा देश भारत भी शामिल है। जो हमारे ब्रिटेन का, इंग्लैंड का जो उपनिवेश हमारा जो भारत बना हुआ था वो 1947 में हमारा देश भी आजाद हुआ, इसमें भारत को आजाद हुई। द्वितीय युद्ध में यहाँ पर भारत के साथ साथ अन्य जो हैं वो देश हैं, जैसे 1949 में फिलीपाइन उनकी जो आजाद हुआ और 1960 में अफ्रीका के 17 देश हैं, ये भी ध्यान देना। 1960 में अफ्रीका के 17 देश वो यहाँ पर स्वतंत्र हो गए। कितने? 17 देश स्वतंत्र हो गए यहाँ पर। तो ये प्रभाव पड़ा। युद्ध के बाद जो सोवियत रूस है और अमेरिका है नामक दो महाशक्तियां उभर कर सामने आई। एक आपकी अमेरिका दो शक्तिशाली शक्तियां बन गई और दूसरा है रूस, ये यहाँ पर बहुत महाशक्तिशाली के रूप में आ गए। दोनों के बीच में लंबे समय तक शीत युद्ध भी चलता रहा। इस युद्ध के बाद में जो यूरोप की स्थिति है वो कमजोर पड़ गई। अब राजनीतिक नेतृत्व दो महाशक्तियों के बीच में आ गया, एक अमेरिका और रूस के बारे में। तो इस तरह ये कारण, बहुत सारे कारण बने और यहाँ पर ये हमारे सामने परिणाम सामने आए। उसके बाद इससे जो है संस्था की जो वापस एक अंतर्राष्ट्रीय मंच की जो महसूस हो गई कि एक ऐसा वापस एक शक्तिशाली मंच तैयार किया जाए जैसे वापस ये विश्व युद्ध की ओर नहीं धकेला जाए, जिसके कारण वापस यहाँ पर दूसरे विश्व के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की वो स्थापना की गई थी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में और पश्चिमी देशों का जो उपनिवेशिक विस्तार है उसके बारे में चर्चा हम कल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। देखना प्रथम विश्व के कारण है और उसके जो परिणाम द्वितीय विश्व के, उसके बाद हमने जो प्रथम विश्व के बाद राष्ट्र संघ की जो स्थापना की उसको ध्यान देना और उसके बाद द्वितीय विश्व के कारण और उसके परिणाम को अच्छे से देखना समझना। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।